नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र इस बार 5 मार्च से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। अमूमन बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। इस बार किसान आंदोलन के चलते सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें, हरियाणा कैबिनेट की बैठक सीएम की अध्यक्षता में करीब 2 घंटे चली। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में ओलंपिक में प्रतिभागिता करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए अग्रिम भुगतान करने का फैसला किया गया। वहीं खिलाड़ियों के लिए कुछ नए पद सृजित करने का फैसला किया गया। वहीं अब एचआरडीएफ के कर्मचारियों को अन्य की तरह पेंशन का लाभ मिलेगा। बैठक में महेंद्रगढ़ से अटेली रोड पर टोल हटाने का फैसला किया गया और टोल लेने वालों से राज्य सरकार की सड़कों की मरम्मत लेने का फैसला किया गया। आज की कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए, सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा और बिजनेस को उसके हिसाब से, जितना बिजनेस है उसके हिसाब से उसकी डेट फाइनल करके हम उसको रख देंगे टाइम जो भी निश्चित है। तो उस टाइम का जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। तो 5 अप्रैल से हमारा बजट सेशन रहेगा, 5 मार्च से। और दूसरा, हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण लिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100, ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। एक हमने निर्णय लिया कि जो एनसीआर में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था, या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने एनसीआर में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। इसमें जैसे गाड़ी आती हैं, 3 व्हीलर आते हैं, छोटे वाहन जो भी हैं, उन पर सब के सब पे हमने निर्णय लिया कि उन पर किसी प्रकार का भी कोई उस पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लिया जाएगा विद एनसीआर। और इसके साथ ही हमने एक आज निर्णय लिया कि पहले जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रावधान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे टोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था, उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। इस प्रकार से महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर जो टोल पॉइंट था उससे टोल समाप्त करने का निर्णय हमने आज लिया। देखिए, आज कैबिनेट में किसी बात पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल जो किया गया वो केवल इतना किया गया कि कुछ तो उनके लिए पदों का सृजन किया गया है, वो मैंने आपको बोल दिए।
और दूसरा अगर किया गया तो वो ये है कि उनकी तैयारी के लिए जो लोग ओलंपिक में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था, जो उनका इनाम है वो पहले से वैसा का वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। केवल ये है कि उनकी तैयारी के लिए हमने 5 लाख रुपए का और प्रावधान कर दिया ताकि वो अपनी तैयारी ठीक तरीके से कर सके। वो जैसे है वैसे के वैसे, जैसे है पहले से वैसे। उधर चरखी दादरी में एसटीएफ पर फर्जी अकाउंटर के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने जांच टीम बना दी है, वो मामले की जांच करेगी। फिलहाल हमने एक सिपाही को गिरफ्तार किया है और 3 लोगों को सस्पेंड किया है। इसके साथ ही विज ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली से जुड़े कानून पर कहा कि मैं इस कानून के पक्ष में हूं और प्रदेश में ऐसा कानून बनना चाहिए। बाकी सभी से इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। देखिए, एसटीएफ हमने बना रखी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए। तो उनको कोई सूचना मिली थी, इस कारण से वो कैसे हुआ उसके लिए हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अरेस्ट भी कर लिया है जिससे गोली चली है। और बाकी जो 3 आदमी थे वो हमने सस्पेंड कर दिए। जांच कर रहे हैं कि कैसे उनको गलती लगी, कैसे एक जो आम आदमी मारा गया, और जो कानून है इसमें अपना सख्त से सख्त अपनी कार्रवाई करेगा। एसपी चरखी दादरी करेंगे या फिर कोई और इंक्वायरी टीम बनाई जाएगी या फिर जो अब तक की जांच चल रही है वही आगे प्रोसीड करेगी? नहीं, जांच टीम बना दी गई है और वो उसकी पूरी गहराई तक जाएगी। मैं तो पक्ष में हूँ कि बनना चाहिए। अब विभाग में हम विचार करेंगे इसके ऊपर और जो सबकी राय बनेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से होंगी। शिक्षा विभाग ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। परीक्षाएं 31 मई तक चलेगी। डेट शीट तैयार की जा रही है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की। डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षाओं के सफल संचालन की तैयारी को शुरू कर दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कोरोना के कारण पढ़ाई का नुकसान हुआ। ऑनलाइन कक्षाएं लगी लेकिन कैंपस का रूटीन टूट गया। डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि अब विद्यार्थियों को तैयारी का समय मिल चुका है तो वे अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। बोर्ड ने राहत देते हुए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी है। प्रश्न पत्र अब 2.5 घंटे का होगा और प्रश्न पत्र में 50% बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। डॉक्टर जगबीर के मुताबिक बोर्ड का प्रयास रहेगा कि परीक्षा के परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह तक निकाल दिए जाएं। परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल लिए जाएंगे। जिनकी तैयारी की जा रही है तो विद्यार्थी अच्छे से कमर कस ले ताकि कोई कसर जो है वो बाकी ना रहे। हरियाणा सरकार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी को मंगलवार को निलंबित कर दिया। गृह मंत्री के भाई के साथ हुए विवाद के बाद डीआईजी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होने के 2 दिन के बाद यह कार्रवाई की गई। हरियाणा गृह विभाग के एक आदेश में कहा गया कि अपने निलंबन की अवधि के दौरान डीआईजी अशोक कुमार गुड़गांव के पास भूंडसी में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय से संबंध रहेंगे। इसके पहले हरियाणा पुलिस ने राज्य के गृह मंत्री के भाई कपिल विज की शिकायत पर डीआईजी कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। कपिल विज ने अधिकारी पर हमला करने और उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा था कि कपिल विज रविवार दोपहर अपने दोस्त के पोते के जन्मदिन की पार्टी में शरीक होने अंबाला छावनी में सरहिंद क्लब गए, जहां डीआईजी मौजूद थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दौरान किसी मुद्दे को लेकर कपिल विज और डीआईजी के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ लोगों के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया। हालांकि बाद में शाम के समय विज ने अंबाला छावनी सदर थाने में डीआईजी के खिलाफ शिकायत दे दी। हरियाणा में किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। मंगलवार को भाकियू नेता चढ़ूनी के गृह जिले में किसानों की महापंचायत टिकैत ग्रुप की देखरेख में हुई। इसमें टिकैत ग्रुप में आंदोलन को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए गए। राकेश टिकैत और युद्धवीर ने प्रधानमंत्री और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे बीच में कोई जयचंद नहीं ढूंढ पाई। आंदोलन नहीं टूटेगा। हम दंगाजीवी या फिर जुमलाजीवी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अक्टूबर से आगे तक चल सकता है। ऐसे में किसानों का सहयोग बेहद ही जरूरी है। इसमें भाकियू के अध्यक्ष गुरराम सिंह चढ़ूनी नहीं पहुंचे।
ना ही चढ़ूनी ग्रुप के नेता और पदाधिकारी नजर आए। मंच से चढ़ूनी का कोई जिक्र नहीं हुआ। हालांकि महापंचायत में संयुक्त मोर्चा के कई नेताओं के आने के दावे थे, लेकिन मुख्य नेताओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और महासचिव युद्धवीर सिंह आए। टिकैत ने ऐलान किया कि आंदोलन लंबा चलेगा। हर किसान की इस आंदोलन में जरूरत है। अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। सरकार एक साजिश के तहत पुराने ट्रैक्टर बंद कराकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है और कहा कि मोदी न धर्म के न साइंस, वे सिर्फ रिलायंस के हैं। किसानों को सबसे प्यारा बेटा होता है, लेकिन जीवित रहते अपनी जमीन को वह बेटे के नाम नहीं करता। ऐसे में सरकार कैसे किसानों की जमीन हड़पने की सोच सकती है? फरीदाबाद में किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है और इसी को लेकर आज बल्लभगढ़ सेक्टर 3 जाट धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान सम्मेलन में किसान तो बहुत ही कम, नौकरी मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में कुछ लोग कांग्रेसी नेताओं की बात को सुनना छोड़कर कार्यक्रम में सोते नजर आए, तो कुछ लोग अपने मोबाइल पर गेम खेलते नजर आए। कांग्रेस पार्टी हमारी जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है कुमारी शैलजा जी, उनके निर्देशानुसार जिन ब्लॉकों तक, विधानसभाओं तक किसानों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, उसको उठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए थे, ज़्यादातर लोग किसान थे जो पलवल, पृथला, होडल आसपास के गाँव से आए हुए थे। और कुछ साथी जो हमारे बैठे थे कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आज मेरी बात करो तो मैं एक व्यापारी हूँ, लेकिन अगर मेरा चार्ज उठाओगे तो मैं भी किसान पुत्र हूँ। कितनी ज़मीन है आपके पास? और अगर जो फिलहाल की हम खेती की बात कर लें तो फिलहाल खेत के अंदर कौन सी फसल है और उसमें अब तक कितनी जो है लागत या कह सकते हैं पानी कौन सा फिलहाल का जो है वो चल रहा है? तो मैं अभी आपको बता दें, मैं कहा कि मैं व्यापारी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसान पुत्र हूँ। मेरी पैदाइश, मैं राजस्थान कोटपुतली का रहने वाला हूँ, गाँव मोटुका। वहाँ मेरी अभी 10 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर फसल होती है, लेकिन बाई बर्थ मैं व्यापार से जुड़ा हूँ तो फसल की जानकारी कम है मेरे पास। तो इस तरह के सवाल अगर आप करें तो किसानों के लिए करें, किसानों की बात करें, हम भी वही उठा रहे हैं। चलिए सीधी तस्वीरें आपको लोकसभा से दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। जिनके मन में ये प्रकार के शक थे उसको समाप्त कर दिया और हम हमारी अपनी जिजीविषा, अपनी सांस्कृतिक एकता, हमारी परंपरा आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं और विश्व के लिए आशा का किरण बन करके खड़े हुए हैं। ये 75 साल की हमारी यात्रा में हमने पाया। कुछ लोग ये कहते थे कि इंडिया वाज अ मिरेकल डेमोक्रेसी। ये भ्रम भी हमने तोड़ा है। लोकतंत्र की हमारी रगों में, हमारे सांस में किस प्रकार से बुना हुआ है। हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावना से भरा हुआ रहता है। इस बात को हमने अनेक चुनाव आए, अनेक सत्ता परिवर्तन आए, बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तन आए और परिवर्तित सत्ता व्यवस्था को भी सबने हृदय से स्वीकार करके आगे बढ़ाया। 75 साल का एक क्रम रहा है और इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, और हम विविधताओं से भरे हुए देश हैं। सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, भांति भांति का पहनाव, क्या कुछ नहीं है विविधताओं से भरा हुआ। उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य, एक राह ये करके दिखाया है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल,
ए डेस्टिनी टू रीच, यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभलने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुधा भारद्वाज आज फतेहाबाद पहुंची और जिला प्रधान कृष्णा पूनिया के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सुधा भारद्वाज ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर महिला कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है और आने वाले दिनों में जिला स्तर पर कांग्रेस के द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया को मजबूत करने के लिए हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 10,000 तक सोशल मीडिया वर्कर बनाए जाएंगे और इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी है और जिला स्तर पर दौरे किए जा रहे हैं। सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ये मानती है कि ये कृषि कानून काले हैं और ये रद्द होने चाहिए। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हिसार, फिर फतेहाबाद और अब आगे मेरे को सिरसा जाना है कि जिससे कि सारे ब्लॉक हमारे लेवल कंप्लीट हो जाएं और बूथ कमेटियां वगैरह बन जाएं और देखूं कि क्या संगठन बना हुआ है और क्या बाकी है और सबकी जानकारी लेने के लिए मैं निकली हुई हूँ। एक किसान आंदोलन को लेकर क्या महिला कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, किसान आंदोलन जो है ये बीजेपी सरकार एक हठ धर्म अपना रही है जिसका कि कोई मतलब नहीं है। जब किसानों को ये चीज चाहिए ही नहीं है तो वो किस लिए उनके ऊपर जबरदस्ती लाद रहे हैं। किसान इतने साल से जो हरित क्रांति में उन्होंने भागीदारी दी है और हमारे देश को एक सक्षम देश बनाया है और उसके बाद उनकी बात ना सुनकर सरकार जो है अपनी ही वो लाद रही है उन पे काले कानून, तो जिसमें कि किसी का भी फायदा नहीं है। ना किसानों का फायदा है, ना आम जनता का फायदा है और ना व्यापारियों का फायदा है, ना मजदूरों का फायदा है। तो महिला कांग्रेस किसानों का साथ कर देने की बात की है तो हम हमेशा उनके साथ हैं। महिला कांग्रेस पूरी जोर शोर से उनके साथ है और हर मुद्दे पे, हर उसमें उनका साथ दे रहे हैं। आंदोलन हम भी कर रहे हैं, हम भी मार्च भी अभी निकाला है और आगे भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। शैलजा जी ने जो है हर एक ब्लॉक लेवल पे वो उनके सम्मेलन करने का, किसान सम्मेलन करने की उन्होंने। उधर हिसार में पूनिया खाप ने प्रेस वार्ता की जिसमें पूनिया खाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भलेराम पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूनिया हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं और पूनिया खाप किसानों की हर संभव मदद करेगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी पूनिया खाप अपनी तरफ से करेगी। भलेराम पूनिया ने बताया कि जींद में हुई मीटिंग में उन्होंने ये फैसला लिया कि पूनिया खाप के लोग एक साथ मिलकर किसान आंदोलन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी एक जाति या समाज से संबंध नहीं रखता, वो सिर्फ किसान है।
वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण पर आवाज उठाते हुए कहा कि पता नहीं मोदी जी किसानों को कौन सा परजीवी आंदोलन जीवी बता रहे हैं। ऐसा पिछले संडे को हमने निर्णय लिया था जिंद के अंदर कि पूर्णिया खाप जो किसान आंदोलन चले इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। लाखों की तादाद में पूर्णिया होते हुए हम अलग अलग बटे हुए थे। पंजाब से अलग जा रहे थे, हरियाणा से अलग जा रहे थे, राजस्थान से अलग जा रहे थे, उधर एमपी से अलग आ रहे थे, महाराष्ट्र से अलग आ रहे थे। तो अब हमने कहा एक सामूहिक इकट्ठे होकर के और हम अपना वहाँ से एक जगह संचालन करेंगे, तन मन धन से पूरा सहयोग देंगे। जब तक किसानों का आंदोलन रहेगा आखिरी दिन तक हमारा टेंट और हमारा सहभागिता रहेगी। ऐसा पूरे देश की महिलाएं मतलब किसान जो है उसमें कोई जाति नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता। किसान वो जो खेती करता है वो किसान है, वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म का हो सकता है। लाखों की तादाद में मैं 2 बार स्वयं वहाँ गया हूँ, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर। लाखों की तादाद में औरतें वहाँ हैं जो स्वयं सेवक के रूप में काम करती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चला, बड़ा शांतिपूर्ण प्रोग्राम है। इसका मैंने अपने जीवन में फर्स्ट टाइम देखा है। इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं भी नहीं चलता। उसके बावजूद भी सरकार उनको बदनाम करने के लिए जो कुनीतियाँ चला रही है, कभी उनको आतंकवादी बोलता है, कभी टुकड़ा गैंग बोलता है, कभी कुछ और बोलता है। परसों तो हमारे प्रधानमंत्री। उधर हरियाणा में रेवाड़ी के बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी अदालत पहुंच गई। एक अधिवक्ता समेत 4 लोगों की ओर से यूटिलिटी कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रेवाड़ी के जिला उपायुक्त और नगर परिषद के कार्यकारी और चेयरपर्सन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसकी अगली सुनवाई 22 फरवरी को होनी है। स्थानीय लोगों की अगर माने तो जब कभी नगर परिषद अधिकारी बाजारों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती है तो कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को सचेत कर दिया जाता है और कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा, स्थानीय नेताओं का दबाव नगर परिषद के काम में एक बहुत बड़ी अड़चन है, जो कि अतिक्रमण का मुख्य कारण है। इसके लिए मुद्दा हाउस में भी मैंने बताया था आप लोगों को मीटिंग के दौरान भी कि पुलिस विभाग से जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेकर अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं रहने दिया जाएगा। इसको जो अतिक्रमण हटाया जाएगा। सर, अगर वो फिर भी उससे बावजूद अतिक्रमण करता है तो क्या किस तरीके का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, जुर्माने का? वीडियोग्राफी। किसान आंदोलन के चलते एक मामले में गिरफ्तार की गई पंजाब के मुक्तसर की युवती नवदीप कौर को करनाल जेल से रिहा करने की मांग उठ रही है, जिसको लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जमकर रोष जताया तो वहीं उसे बेवजह फंसाने के आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने देश भर में उसे रिहा किए जाने की मांग को लेकर अभियान चलाए जाने का दावा किया और इसके साथ ही जहां चंडीगढ़ में मामला उठाया जाएगा तो वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तो वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर तैनात रही। आपको बता दें 12 जनवरी को नवदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में करनाल जेल भेजा गया। स्वजन उन्हें टॉर्चर करने के आरोप इंटरनेट मीडिया पर लगाते रहे हैं। मैं जेल में नवदीप से मिल के आया हूँ। जो मेरी छोटी सिस्टर ने कहा है कि उनके साथ जेल में बर्ताव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उनके साथ सोनीपत पुलिस ने तो कुछ किया हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जेल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं खुद उनसे मिल के आया हूँ। परसों मेरी मीटिंग थी और ये ज़रूर है कि हम लीगल बैटल उनके लिए लड़ेंगे और उसके लिए हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने जमानत लगाई थी उनकी सोनीपत कोर्ट के अंदर, वो रिजेक्ट हो चुकी है और हम हाई कोर्ट RS चीमा जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं उनके ज़रिए जा रहे हैं। बाकी ये है कि जो भी इंसिडेंट जो उनका दिसंबर में हुआ है, दिसंबर में भी उनके ऊपर एक FIR की गई है। जे धारा 307 अंडर सेक्शन 307, 148, 149, 384 ये सारे IPC की धाराएं उन पर लगाई गई थी उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन 12 जनवरी को जो इंसिडेंट होता है, जो क्लैश होती है पुलिस की और उन नौजवानों के बीच में, तो वहाँ पे इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 की दोबारा धारा ऐड की गई और 379B उन्होंने जो उनके पास गन होती है पुलिस वालों की, तो स्टेट ने जो प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बनाई है कि हमारी गन भी इन्होंने खोसी है, लेकिन वो लड़की के ऊपर एलिगेशन नहीं है, 40-50 लोग जो इनके साथ थे उनके ऊपर एलिगेशन है। हम करनाल में रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि करनाल में हो क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे टैग किया जा रहा है कि जस्टिस फॉर नवदीप। तो आज जब मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे पता चला कि नवदीप को सिंगू बॉर्डर पे ये किसान एकता के साथ साथ मजदूर एकता का ये समर्थन करते थे, तो वहाँ की पुलिस ने
इन्हें उठा के सोनीपत की पुलिस ने करनाल जेल में रखा है। उसके साथ जेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जा रहा है। मेल पुलिस वालों की तरफ से प्राइवेट पार्ट्स तक हिट किए जा रहे हैं, जो इनकी फैमिली तक ये न्यूज़ गई है, जो लड़कियां वहां से रिहा होकर गई हैं। तो इसके जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं कि ईमानदारी से पूरी कार्रवाई हो। इस बहन के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं, जब फील करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो आज हम इसके इंसाफ के लिए खड़े हैं और आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो कि और भी यूथ आगे आए, क्योंकि ये लड़की महज 23 साल की लड़की है, जिस इतना बुरा टॉर्चर ये जेल में सह रही है। तो प्लीज़ इसके लिए आगे आओ, इसकी मदद करो। इसकी भी एक फैमिली है, कल आज ये लड़की है, कल को हम जैसा भी कोई वहाँ हो सकता है। तो इसकी मदद करने के लिए, इसे जस्टिस की मांग करने के लिए हम सारे यहाँ खड़े हैं। किन आरोपों के तहत पुलिस ने इसको पुलिस ने मर्डर का चार्ज भी लगाया कि इसने हमसे हथियार छीनने की कोशिश की है, ब्लैकमेलिंग का लगाया, मतलब काफ़ी सारे असॉल्ट ऐसे चार्ज लगा दिए। तो बेचारी बहुत ज़्यादा, मतलब कि जेल में बहुत बुरी व्यवस्था में मेरे से। वहीं हरियाणा के अंबाला में पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग के साथ ही मांगों को लेकर प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, 19 फरवरी से विद्यार्थियों की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। तो वहीं प्रिंसिपल ने इस मामले में बताया कि विद्यार्थियों ने ऑफलाइन परीक्षा के प्रति विरोध किया और कहा कि कोरोना के कारण हम पेपर देने नहीं आ सकते और पेपर ऑनलाइन कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों का ज्ञापन ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई हेड ऑफिस और सीएम सेल का जो भी निर्णय होगा उसके मुताबिक अमल में लाई जाएगी। मैं पॉलिटेक्निकल का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। जब कुरुक्षेत्र वाले ले सकते हैं ऑनलाइन पेपर, वो बच्चे करा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करा सकते सर? सब पढ़ाया, सब कराया, पेपर ऑफलाइन। ये कौन सा रूल है सर HSBT वालों का? इसका नहीं आया सर समझ। फिर कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं। सर पहले भी हमारी एप्लीकेशन ली है, बच्चे पहले भी कुछ पढ़ते नहीं किया सर कि फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं भाई फेल? जब पेपर तुम पढ़ाओगे ऑनलाइन, पेपर लोगे ऑफलाइन। कोई बच्चा है, कोई दिमाग उसका ये तो है नहीं है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन है, साथ ही दे देगा पेपर अगला। दिमाग है अगले का, आराम से करेगा। मैं डॉक्टर राजीव सरोड़ा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला। जो प्रोटेस्ट आज बच्चों ने किया है एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम बच्चों के डेट शीट HSBT हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डेट शीट जारी कर दी है। फाइनल ईयर के पेपर जो हैं वो 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो 1 मार्च से डेट शीट आ चुकी है। बच्चों का वर्जन ये है कि हम कोरोना के कारण पेपर देने यहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए हमारे पेपर ऑनलाइन लिए जाए। वो ऑफलाइन में पेपर देना नहीं चाहते, मेन ये मुद्दा है। तो ये चीज़ हम, क्योंकि ये और भी स्टेट में 40 और पॉलिटेक्निक भी हैं, तो हम इस मुद्दे पे कोई नहीं कह सकते। हम बच्चों का जो मेमोरेंडम है वो ले लिया है और हम हेड ऑफिस इसको फॉरवर्ड कर देंगे। आगे की कार्रवाई हेड ऑफिस। अगली खबर बहादुरगढ़ से, जहां मामन विहार कॉलोनी में ना कोई बारिश ना ही कोई लाइन लीकेज, फिर भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और कॉलोनी की तमाम गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी है। बताया जा रहा है कि यह पानी नाले और सीवर का गंदा पानी है और इसी दौरान लोगों का कहना है कि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और काफी बदबू आती है। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकल रहा। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी के थाना कोसली से नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाने का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग को उसके घर से युवक भगाकर राजस्थान लेकर जाना चाहता था, तभी बस में 2 युवकों ने आरोपी और लड़की को पहचान लिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भजनलाल नाम है, उसने मेरे भाई से बात की तो उसने बोला कि मैं तेरे भाई के साथ भाग गया था। फिर उसने मेरे से बोला, फिर हम दोनों भाग गए। जखेड़ा में रात रुके, फिर 8 बजे वाली गाड़ी पे बैठ गए, फिर झज्जर उतरे, 2 लड़के थे उसमें पकड़ गए। अच्छा, गुजरात। कहाँ लेके जा रहे? गुजरात। किस भाई के लिए? अब आप नहीं आया। परिवार का कोई मिलने आया उससे व्यक्ति? हाँ। क्या कहने परिवार वाले? मेरे घर वाले आए थे, मेरा भाई, चाचा।
की एक लड़की थी, उसको एक लड़का ये बेला फुसला कर ले गया था और उसका कल ही उस लड़की को हमने बरामद कर लिया था और आज और कल सुबह की बात है और शाम को उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज पेश अदालत जिसको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।